हेलो चो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपके बीच लाया गया है। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन बहुत अजूबा और बहुत अच्छा लेक्चर आपके बीच हम लेके आए हैं। आज जो लेक्चर बेटा फिजिक्स का होने वाला है, इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के हमने दिया है वो सारे के सारे सुपर क्वेश्चंस है, बिल्कुल सुपर क्वेश्चंस है, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चंस दिया गया है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस है गजब के क्वेश्चंस है, चाहे वो क्वेश्चन थ्योरी से लिया गया हो, न्यूमेरिकल से लिया गया हो, किसी भी कॉन्सेप्ट से लिया गया हो, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर करके इस लेक्चर को बनाया गया है। बिट नहीं करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट इस लेक्चर का देखना है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। एक एक वर्ड जो आपके इसमें लिखा गया है अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको ये कह देता हूँ, पहले ही कह देता हूँ कि इस लेक्चर को देखिएगा तो लगभग आपको 20 से 25 थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट या 20 से 25 ऐसे टॉपिक होंगे जिस पर आपका ज़बरदस्त कमांड हो जाएगा, ज़बरदस्त कमांड हो जाएगा। उस टॉपिक के विषय में एक एक चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। कमेंट आप लोग करते हैं, दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है। आप जैसे हमारा साथ दे रहे हैं वैसे ही। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अब आप लोग के बीच मैंने पिछले सप्ताह में ये आप लोग से प्रॉमिस किया था और कहा था कि आप लोग के बीच बहुत जल्द हम लाइव उपस्थित होंगे। तो इस वीक यानी समय आ गई है, वो क्षण आपका समाप्त हो चुका है। सब्र का फल बेटा हमेशा मीठा होता है। तो आपने पैसेंस रखा, सब्र किया, आपने हमको कोऑपरेट किया, आगे भी ऐसे करते ही रहेंगे। तो अभी हमारे पास समय है, तो आपको मैं लाइव जो आऊँगा, मैंने बताया था कि लाइव का टाइम टेबल बताएंगे। तो लाइव का टाइमिंग हमारा बेटा होगा आपका 7 यानी 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक मैं आपको लाइव रहूँगा। 7:30 बजे से 9 PM आपको हम लाइव रहेंगे। और जिस दिन आपको लाइव हम रहेंगे उस दिन आपको एक छोटे सा एक दिन पहले, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी धीरे धीरे लाऊंगा, आपको लाइव क्लास देने की कोशिश करूंगा कि आपके लाइव क्लास में 1.5 घंटा है, ये 2 घंटा भी लाइव क्लास हो सकता है। आपके प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करते हैं, आपकी समस्याएं पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि लाइव जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो जब तक वो शॉर्ट नहीं होगा, आप जितने कंटेंट को लेके आएंगे, मैं जो देने की कोशिश करूंगा, आप जो लेने की कोशिश करेंगे, जब तक वो शॉर्ट नहीं होगा तो एक इंटरवल होगा 1.5 से 2 घंटे क्लास लाइव। और 2 घंटा क्लास अगर लाइव करते हैं तो 2-3 चैप्टर तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये आपका टाइमिंग होगा। अभी आपका क्लियरेंस ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये आपका क्या बोलते हैं, वो जो मशीनरी काम करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अभी 1-2 दिन डिस्टर्ब और रहेंगे। तो उस वजह से जो है आपको, लेकिन इस वीक में आपको लाइव हम हो जाएंगे, बिल्कुल लाइव रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग क्लास भी करेंगे और आपका ये जो लंबे टर्म से ये जो चल रहा था वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो टाइमिंग हमारा फिक्स होगा आपको कब से कब तक, तो 7:30 बजे से लेके 9 बजे के बीच मैं आपको लाइव रहूँगा। 7:30 से 9 अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। इस टाइम में लाइव रहेंगे और अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करेंगे आपको 1-2 दिन बाद, यानी टाइमिंग आपको डे मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली आपको वेडनेसडे से हो सकता है, वेडनेसडे या फिर फ्राइडे, वेडनेसडे या फिर वेडनेसडे या थर्सडे से, वेडनेसडे तो कम रखो, थर्सडे रखो, यानी थर्सडे से कोशिश करेंगे कि मैं आपको लाइव दूँ। तो थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे, यानी वेडनेसडे नहीं, यानी थर्सडे बोलो, वेडनेसडे तो नहीं होगा, थर्सडे या फिर फ्राइडे से मैं आपको क्या करूंगा, थर्सडे या फ्राइडे से मैं आपको लाइव रहूंगा। उसके बाद दूसरा टाइमिंग भी दिया जाएगा। तो ये भी सपना बहुत जल्दी आपका पूरा होने वाला है। क्वेश्चंस बहुत अजूबा है, मेरा ध्यान इससे ज़्यादा क्वेश्चंस की ओर आकर्षित हो रहा है। तो मेरी ये कोशिश है कि इस क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कुछ निपटाया जाए ताकि दिमाग कुछ हल्का हो।
आप भी प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। 1-to-1 का जो आपका मैंने पॉलिसी दिया था 1-to-1, वो पॉलिसी को बेटा मिस नहीं करना है। उस पॉलिसी को मिस कीजिएगा तो बहुत कुछ मिस आइएगा, आप भी मिस कीजिएगा, मैं भी मिस करूंगा, तो मिस करना पड़ेगा। बाद में अगर किसी चीज़ को आदमी अगर मिस करता है तो उसके लिए बाद में बहुत ज़्यादा मिस करना पड़ता है। याद रखिएगा, समय रहते हुए ही सब चीज़ अच्छा होता है, समय गंवा देने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो वो समय नहीं आने देना है, ताकि जो भी आए कहीं से कुछ भी करे, रिजल्ट शोइंग, लोग ये हमसे पूछे मैं किसी को बताऊंगा, तो ये अशोभनीय चीज़ होता है। आज के दौर में ऐसा ही हो रहा है। खैर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एवरी थिंग्स इन आवर यूनिवर्स इज एन अल्टीमेट, यानी जो भी हमारे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी पाया गया है वो बिल्कुल अपने आप में अद्वितीय होता है, उसका दूसरे से कंपेयर। आपका कोई चोर है उसको आप चोर बोल देते हैं, लेकिन ये एक बात पता होना चाहिए कि जो शरीफ इंसान है उसके कंपेरिजन में वो भी अपने आप में महारत हासिल की, वह शरीफ जो काम चोर कर सकता है वो शरीफ नहीं कर सकता है। तो कुछ तो टैलेंट उसके अंदर है। हाँ, दिशा गलत है, समाज उसको गलत कहता है, लेकिन उसकी मानसिकता, उसकी पॉलिसी अब किस वजह से बना ये तो आप नहीं जानते और ये मैं भी नहीं जानता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर जो आपके बीच लाया गया है, बहुत ही मस्त, बहुत ज़बरदस्त। और देखिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बार बार कहता हूं, नहीं तो मिस कर जाइएगा। मैं कंटिन्यू ऑफलाइन क्लास भी आपको इस कदर नहीं चलता है जैसे मैं आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। पर डे 1 घंटा, पर डे 1 आवर 2 आवर से 2.5 आवर का कंटेंट मैं आपके बीच देता हूं। ये 2.5 आवर के कंटेंट को शुरू से लास्ट तक प्रिपरेशन करने में बेटा 20 घंटा प्लस समय लगता है। ऐसे ही आपको इतना सोना की तरह, इतना सुंदर डायमंड और हीरा की तरह अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको बरस नहीं जाता है, कहीं से लाना पड़ता है, इसको क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ता है, इसको टाइप करवाना पड़ता है। ये जो इतना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, 5 इधर दिखाई दे रहा है, 3 उधर दिखाई दे रहा है, 50 इधर दिखाई दे रहा है, ये सब जो आप देख रहे हैं, आगे मशीन, इधर मशीन, उधर मशीन, ये सारा ले दे के बेटा 10, 12, 15 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट इसमें है। जो यहाँ से काम चल रहा है और जगह जो लगा हुआ है उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इतना बजट का अमाउंट लगाने के बाद भी फ्री में इतना कुछ कर रहे हैं, तो कुछ तो रिस्पांस हमको चाहिए, इसी उम्मीद से कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, मेरा पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्या है जरा देखिएगा ध्यान से तो दिल खुश हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंब रूप से आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? हिंदी आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े हिंदी के ज्ञाता हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हिंदी जानते हैं। मैं तो ना हिंदी जानता हूँ ना अंग्रेजी जानता हूँ, बिल्कुल देहाती और ठेठी भाषा जानते हैं। ये कहाँ जाए छे इधर सुन, लेकिन पढ़े हैं बेटा बॉटम टू लास्ट। यानी मैंने आज तक सरकारी स्कूल में कदम नहीं रखा, आज तक कदम नहीं रखा, शुरू से लेके लास्ट तक। रेपुटेड, वेल डिफाइंड और अपने समय के सबसे बेहतरीन स्कूल, जहां मैंने एलकेजी सेक्शन को छुआ या नर्सरी को छुआ तो लास्ट भी वहीं से किया। तो ऐसी कोई बात नहीं। और इतना कुछ जो आपको दिखाया जाता है ये आपको वक्त आने पर पता चलेगा। आप ऑलरेडी जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी मेरे साथ घूमा, कहानी आप सुनते होंगे, आप उसको इग्नोर करते हैं और जब भी सभा में कहीं जाते हैं और उसके विषय में पता चलता है, ओहो ये आदमी था, हमको तो पता ही नहीं चला, देखने से एहसास नहीं हुआ, तो वो भी समय आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो बात की चीज़ है। तो आप लोग हिंदी तो ऑलरेडी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभिलंब का क्या मतलब होता है। आप 2 चीज़ जानते होंगे, आपको पता होगा, एक लंब होता है और दूसरा अभिलंब होता है। बेटा ध्यान से सुनेगा, शब्द में ही सब चीज़ होता है। आपको मैं बता दूँ, मेरे पास जो हमारे ऑफलाइंस के बच्चे होते हैं उसको मैं क्या करता हूँ कि साइंस का डिक्शनरी याद करवाते हैं। हम एक साइंस का
तो मैं उसको क्या करता हूँ, साइंस का डिक्शनरी याद करवाता हूँ। साइंस का डिक्शनरी याद करवाने के पीछे रीजन ये होता है कि बच्चे जो साइंस के वर्ड बेटा अलग होते हैं, वर्ड में ही सब चीज़ होता है, जैसे नाम में ही सब चीज़ रखा हुआ रहता है। आप जानते होंगे अगर किसी का नाम कुत्ता डाल दो तो एक लंबा समय के बाद धीरे धीरे जब उसको कुत्ता 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 आदमी कहेगा तो उसमें बहुत सारे कुत्ते के गुण आ जाते हैं, नहीं। और नाम भी हम लोग गुण के आधार पर डाल देते हैं, तो उसमें बहुत कुछ रखा जाता है। तो आप पढ़ते हैं एक लंब होता है, एक अभिलंब होता है, इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुछ नहीं है बेटा, बस शब्द का ही खेल है और कुछ नहीं है। थ्योरी आपको उस पे, लंब का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। अभिलंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर, ध्यान से समझिएगा, इतना अच्छा तरह से आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, देखते रहिए। वैसे तो आप जानते हैं भाई ग्लोबलाइज दुनिया है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्वीकृत दुनिया है, पूरा दुनिया मुट्ठी में आ गया है जब ऑनलाइन का ट्रेड आ गया है। तो आप कहीं से भी आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लंब का ये मतलब होता है और अभिलंब आपको, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुआ, इसमें दोनों का कुछ तो मतलब होता होगा। परपेंडिकुलर आप जानते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये बेटा ये लाइन जो आपका दिखाई दे रहा है इसको हमने लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। क्या ले लिया? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस पर क्या करेंगे, हम एक और लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। शायद आप लोग जानते होंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन नहीं जानते हैं, हिंदी तो जानते होंगे, ऑलरेडी मैं सिखाता हूं। इसको कहा जाता है शीर्ष रेखा। क्या कहा जाता है? शीर्ष रेखा। और इसको क्या कहा जाता है बेटा? क्षैतिज रेखा। क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा लंब और अभिलंब का मतलब मैं अभी आपको क्लियर करने जा रहा हूं। लंब और अभिलंब क्या होता है? अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेटा परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया? ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये आपका लंब रेखा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? लंब रेखा हो गया। और नीचे वाला जो इधर से भी है, ऊपर से है, तो इधर से भी परपेंडिकुलर, तो ये पूरा लाल वाला लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो किसी भी क्षैतिज सतह पर ऊपर से या नीचे से अगर लंबवत किसी रेखा को 90 डिग्री पर डाला जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर और लंब का डाला जाता है। लेकिन आप अगर ध्यान दीजिए तो क्या ये लाल वाला ही केवल हरा वाला पर परपेंडिकुलर है कि हरा वाला भी लाल वाला पर परपेंडिकुलर है? हरा वाला भी लाल वाला पर परपेंडिकुलर। तो ये आपको लाल वाला लंब रेखा हो गया, तो इस रेखा को हम बोल सकते हैं यही आपका अभिलंब होता है। ये क्या होता है? अभिलंब होता है। तो अभिलंब ये हो गया। अगर इसको आप लंब बोल दिए तो ये क्या हो गया? अभिलंब हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा लंब क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। चलिए, मैंने लंब अभिलंब को समझा दिया। तो ये बेटा ये आपका कोई क्षैतिज रेखा है, ऐसे जैसे मेरा हाथ है, इस पर अगर किसी चीज़ को डालते हैं तो ये आपका ऊपर वाला क्या हो गया? लंब हो गया। तो ऊपर से किसी लाइन को डालिए या नीचे से परपेंडिकुलर किसी लाइन को डालिए तो वो आपका लंब होगा। तो इस लंब के तुलना में जो नीचे वाला हाथ का ये है ना, ये आपका अभिलंब हो जाएगा, या ये लंब हो जाएगा तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। अब कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण, तो बेटा ऐसे करके आपको मैं बना देता हूं। ऐसे आपको एक सतह हम ले लेते हैं और इसका नाम रिफ्लेक्टेड सरफेस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस डाल देते हैं, यानी परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है? परावर्तक सतह। ध्यान से समझिएगा, परावर्तक सतह, ध्यान से देखते रहिएगा। दुर्घटना, नजर हटी दुर्घटना घटी, देर से दुर्घटना भला नहीं, दुर्घटना से देर भला। तो नजर नहीं हटाना है और दुर्घटना न हो इसके लिए देरी से ही जाए, लेकिन दिमाग में जाना जरूरी है। नहीं जाएगा तो रखा हुआ रहेगा यूट्यूब पर, लेकिन आराम से देखना है, समझना है एक एक चीज़ को। परावर्तक सतह, ये आपका क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया।
तो ये परावर्तक सतह पर कहता है कि अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अविलंब रूप से आपतित होता है, यानी आपका ये सतह ऐसे दिया हुआ है और इस पर जो आपका एक आ रहा है किरण, तो वो जो किरण हम मान लेते हैं कि ये किरण इस पर आ रहा है, ठीक है, और ये किरण इस पर अविलंब रूप से आ रहा है, यानी अविलंब रूप से क्या 90 डिग्री, हाँ क्या कहता है, किरण अविलंब रूप से आपतित हो रहा है, यानी इसी पर आया और इसी पर क्या हो गया, वापस हुआ। लेकिन जब ये वापस हुआ ना, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे था उसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का, क्योंकि ये आपका लंब हो गया तो ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, तो उसका परावर्तन कोण कितना हो गया, तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर जो हो गया, आपतित किरण भी 90 हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल जो हो गया वो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। आया समझ में? तो क्या होगा, परावर्तन कोण 90 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, आपको डायरेक्ट आता तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, ठीक है। ये सेंटेंस ही अजूबा था, तो लंब अभिलंब समझना जरूरी था, मैंने इसको डिफाइन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत सेट है बेटा, मैं बार बार कहता हूं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, हंसाते खिलाते इतना कुछ सिखा जाएंगे, उम्मीद नहीं कर पाओगे, ठीक है। और पीसीएम, एक बच्चा कमेंट किया था, दिल खुश हो गया, कहता है कि सर यूट्यूब के पूरे इतिहास में पीसीएम को एक साथ पढ़ाने वाले ये बेटा ऑनलाइन की चीज़ें हैं। आप हमारे ऑफलाइन सेक्टर में अगर होते तो दिल गार्डन और कर देते। वहाँ पर तो अपने इंस्टीट्यूट में जब हम पढ़ाते हैं, मेरे पास और भी फैकल्टीज होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे भी दर्शन करवाऊंगा उनका, एक से एक अच्छे फैकल्टी है, नो डाउट कि नहीं है। तो वहाँ पर भी हम पढ़ाते हैं, ये अपना है, मैं लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहता हूँ। अपने इंस्टीट्यूट होने के नाते मेरा सब जगह ध्यान होता है, सबका क्वेश्चंस बनाते रहता हूँ, सब क्लास में जाते रहता हूँ, सबका रिविजन्स करवाते रहता हूँ, देखते रहता हूँ कि कहाँ क्या पढ़ाई हुआ, कहाँ क्या कमी है, क्या होना चाहिए, कहाँ कौन टॉपिक बच्चा को समझ में नहीं आया है, तो कंटिन्यूअसली मैं उसको पढ़ाते रहता हूँ, इसलिए सारा चीज़ मुझे रिवाइज रहता है, इसीलिए मैं सब चीज़ पढ़ा पाता हूँ। आप लोग भी तो पढ़ते हैं, मैं क्या पढ़ता हूँ, हमसे ज़्यादा तो आप लोग पढ़ते हैं, सब चीज़ का परीक्षा देंगे क्या। चलिए ठीक है, तो और भी बहुत सारे कमेंट थे, लाइव का तो कतार लगा दिया यार, दिल खुश हो गया। बार बार कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप डिमांड कर रहे हैं, अच्छी है, आवश्यकता भी है, होनी भी चाहिए, ठीक है। तो वो आप बहुत जल्दी पूरा भी होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन इसको बेटा भूलना नहीं है, इसको करते रहो कंटिन्यूअसली। आओ तो प्लेटफॉर्म पर, जब हम लोग किसी लेवल के टक्कर योग्य बन जाते हैं, कॉम्पिटिटर किसी का बन जाते हैं, तो काम करने में बेटा बहुत मजा आता है। दो भाई है, सपोज करो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दो भाई है, एक बहुत कमजोर है, एक बहुत तेज है, एक बहुत तेज है, दूसरा बहुत कमजोर है, तो आप देखिएगा निगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जो तेज है ना, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, ये कमजोर वाला जिस दिन मेहनत करना शुरू कर देगा और बहुत तेज हो जाएगा, ऊपर निकलेगा, तो जो तेज था ना पहले से, वो और भी तेज हो जाएगा, और एक समय आएगा दोनों का दोनों किसी चीज को कंप्लीट कर जाता है। तो अपने आप को पहले कॉम्पिटिटर के लेवल में लाओ। वो लोग जैसे हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में, आप अगर मुझे उस मुकाम पर ले जाइएगा तो आपको भी गौरवान्वित फील होगा। कहीं भी चलिएगा, अरे कहाँ से आ रहे हो, शारदा से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, शारदा से आ रहे हैं। अभी बच्चे हैं हमारे ऑफलाइन सेक्शन में, जाते हैं कहीं भी, कोई पूछता है एकदम दिल खोल के कहते हैं कहाँ से आ रहे हो, आ रहे हैं वीरसेन सर की क्लास करके, क्या कुछ दिक्कत है क्या, ऐसे ही बोल देता है बच्चा। तो होता है, लोग जानते भी हैं, ऑब्वियसली जानते हैं, जानेंगे ही, क्यों नहीं जानेंगे, जो अच्छा करेगा उसको सब जानेगा, ठीक है। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कॉम्पिटिटर, तो हम लोग कॉम्पिटिटर बने, एक कॉम्पिटिटर बने, दूसरे को, सामने वाला को ये दिखाएं कि हाँ हम भी आपके पीछे हैं, हम भी आपके पीछे लगे हुए हैं, जो बहुत जल्दी ओवरटेक करने वाले, तो वो लोग भी बेस्ट करेंगे। जब वो लोग बेस्ट करेंगे तो अच्छा आपको मिलेगा ना। सब लोग आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्या है, आपको इतना कॉन्सेप्ट क्या जरूरी था, किसी द्रव में तैरते पिंड पर लगा हुआ प्लवन बल क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है बेटा। बायोन्स फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। आर्किमिडीज ने बताया था कि किसी भी वस्तु को आप अगर पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के दौरान जितना पानी को वो वस्तु बाहर निकालता है, तो निकला हुआ पानी का जो वेट होगा, वही बल आपको बायोन्स फोर्स के बराबर होगा। और एक ऐसा बल जिसको अपथ्रस्ट
फोर्स बोलते हैं, जब पानी में किसी वस्तु को डालते हैं तो वो नीचे से एक बल लगता है, क्योंकि नीचे आपको जी लगता है ना, तो जी के अगेंस्ट एक ऊपर की ओर बल लगता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ तैरता है, पानी पर कोई भी चीज़ तैरता है, उसी को बायोन फोर्स बोलते हैं। कहानी खत्म। इतना कहते हैं, आंसर टिक कर देते, हो गया, कहानी खत्म। इतना से कुछ नहीं होगा बेटा, हो सकता है यही आएगा, जरूरी थोड़े है यही आएगा, नो डाउट ये आएगा, कोई जरूरी नहीं। क्या आ सकता है जब इस टॉपिक को पढ़ना है? अब देखिए, इसी चीज को मैं अब समझाने की कोशिश करूंगा। क्या कहता है कि किसी द्रव्य में तैरते पिंड पर लगता हुआ प्लवन बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है, बिल्कुल सही चीज है। तो कहता है आपके पास द्रव्य में, तो चलिए मैं आपको द्रव्य दिखाता हूं, सब चीज दिखाऊंगा, एकदम आप पारदर्शी आपको सब चीज डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हमने इसको लिया और इसमें क्या कीजिए बेटा, पानी को डाल दीजिए। पानी आपका ब्लू कलर का होता है, मैंने इसीलिए ब्लू कलर को सेलेक्ट किया। ध्यान से देखिएगा, देखते रहिए ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें कह क्या रहा है, कहता है कि इसमें कोई वस्तु है, मान लो बेटा ये बॉक्स है, ठीक है, या ऐसा कोई सब्सटेंस है जो इस पर तैर रहा है, तैर रहा है तो ऐसा नहीं करो, इसका दो खल बना दो, ऐसे करके ये तैर रहा है। कुछ भाग इसका नीचे है और कुछ भाग इसका ऊपर है, कुछ भाग इसका नीचे है और कुछ भाग इसका ऊपर है। तो कुछ भाग आपका नीचे है, ठीक है, कुछ भाग ऊपर है। तो ये जो तैर रहा है, तो कहता है कि किसी द्रव में तैरते पिंड पर लगता हुआ प्लवन बल निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? तो ये जो पिंड तैर रहा है, तो यहाँ पर दो चीज काम कर रहा है बेटा, ये आपका नीचे एक जी काम कर रहा है, ठीक है, और ऊपर जो कर रहा है ना काम, जो ऊपर आपका इसमें काम कर रहा है ऊपर की ओर, वो आपको क्या कर रहा है, तो ऊपर की ओर आपका बायोन फोर्स काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एफबी काम कर रहा है। इसको अपथ्रस्ट और बायोन फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपथ्रस्ट और बायोन्ट फोर्स भी कहा जाता है। यह आपका बायोन्ट बल जो है वो ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जितना नीचे है उतना ऊपर, दोनों समान लग रहा होगा, तब ये वस्तु स्थिर है। यहाँ पर अगर जी ज्यादा लगता तो वस्तु कहाँ चला जाता? नीचे बैठ जाता, पानी के अंदर बैठता कि नहीं बैठता? मान लो कि एफ अगर ज़्यादा लगता तो वस्तु सतह पर होता, एफ ज़्यादा लगता तो वस्तु कहाँ पर होता? सतह पर होता। अब किस पर डिपेंड करता है वो सिद्धांत तो ये पूछ रहा है, लेकिन बेटा हम यहाँ तक आने से पहले आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्या कहता है कि आर्किमिडीज बेटा एक सिद्धांत बताया था। आर्किमिडीज जो था वो एक सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखना भी हम आपको सिखाते हैं, एक तो ऐसे लिखा जाता है, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आर्किमिडीज जो था वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अपोस्ट्रोफिस एस के पहले भी डाल सकते हैं और इसके बाद भी अपोस्ट्रोफिस एस डाल सकते हैं। आर्किमिडीज लिख दिया तब अपोस्ट्रोफिस का सिंबल दिए, या एस से पहले भी, या हिंदी में आर्किमिडीज का सिद्धांत नाम है आर्किमिडीज। ये क्या किया था, आपके सामने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था कि एफ बी बराबर जो होता है वो आपको किसके बराबर होता है? माइनस पी जी भी के बराबर होता है, माइनस पी जी भी के बराबर होता है। जहां ये जो आपका है ये आपको बायोन्ट फोर्स है और इसी को अपथ्रस्ट बल भी कहा जाता है। ऊपर की ओर लगता हुआ बल यह अपथ्रस्ट फोर्स या बायोन्ट बल है। यह आपका जो द्रव आपका लिया गया है उसकी डेंसिटी, यानी द्रव का घनत्व क्या है, यानी उस सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा सॉलिड मिला हुआ उसका घनत्व क्या है, वो भी आपको पी लिया गया है। जी आपका क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी जो नीचे की ओर लग रहा है सो है, और भी आपका क्या है? तो फ्लड का वॉल्यूम है, यानी जो पानी लिया गया है उसका आयतन कितना होता है वो आपको। तो आप थ्रस्ट फोर्स किस सब चीज पर डिपेंड किया, ये फॉर्मूला से आपको आ गया। बायोन्ट फोर्स क्या होता है वो आपको समझा देते हैं। जब किसी भी वस्तु को, बायोन्ट फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी कहा जाता है, जब किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डाला जाता है, पानी के अंदर हम डालते हैं तो नीचे से एक बल काम करता है, नीचे से एक बल लगता है जो उसको जाने नहीं देगा। आप कभी बाल्टी में ही हाथ को डाल के देखिएगा ना, तो आपको नीचे नहीं जाने देगा, आप स्लिप कीजिएगा, ऐसे ऐसे भागेगा हाथ इधर उधर। तो नीचे से एक बल लगता है, एक नीचे से जो बल लगता है जो ऊपर की ओर हमारे हाथ को धक्का देता है, या किसी वस्तु को ऊपर की ओर जैसे किसी चीज को ऊपर करके रखता है तब तो वो तैरने लगता है, तो उसी फोर्स को बायोन्ट फोर्स बोलते हैं। उसी को आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज ने बताया था
कि बायोंड फोर्स कितना लगेगा, तो आप बाल्टी में पानी भर लीजिए और बाल्टी में पानी भरने के बाद हाथ को पूरे अंदर डाल दीजिए तो कुछ पानी निकलेगा, क्योंकि बाल्टी भरा हुआ था, हाथ जितना जगह को छेकेगा उस जगह पर पहले पानी था, अब पानी निकलेगा। तो पानी के द्वारा जितना वेट लगता है, पानी का जो वेट होगा, वेट भी हमारा फोर्स होता है, तो जो पानी आपको बाहर निकल रहा है उस पानी का जितना वेट होगा उतना ही वेट का आपको बायोंड फोर्स भी उतना ही आपको लगता है आपके हाथ पर। यही आर्किमिडीज ने बताया था। और बायोंड फोर्स क्या होगा, उत्प्लावन बल क्या हो गया, वो भी आपको समझ में आ गया। तो इससे क्या पता चला कि बायोंड फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड किया, तो डेंसिटी पर, फ्लूइड के, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ से आपको पता क्या सब चल रहा है, तो यहाँ से तीन चीज़ आपको पता चल रहा है कि एफ बी जो आपका है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, यानी डेंसिटी, यानी इस द्रव का जो डेंसिटी होगा इस सॉल्यूशन का, इस या पानी है तो पानी का जो डेंसिटी होगा उसको बढ़ाइएगा, यानी डेंसिटी को बढ़ाइएगा, लिक्विड के डेंसिटी को बढ़ाइएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, क्या, बायोंड फोर्स आपका बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी बढ़ेगा तो आपका बायोंड फोर्स बढ़ जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज आपको क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा कि एफ बी जो है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी के दिया गया है, यानी एफ बी, अच्छा, ये सारे माइनस में था बेटा, ये माइनस में है, यानी डेंसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये एफ बी घटता है, डेंसिटी बढ़ाइएगा तो एफ बी घटेगा, क्योंकि इन सब के पीछे माइनस सिंबल है, उल्टा होगा। माइनस मतलब क्या, उल्टा, ये बढ़ेगा, मान लो यहाँ 2 है तो एफ बी बराबर -2 हो गया, और यहाँ पर 5 ले लगा तो एफ बी बराबर -5, तो -5 छोटा हो गया ना, तो पी का मान तो बढ़ रहा है लेकिन एफ बी का 5 क्या हो गया, -5 हो गया, तो वो छोटा। माइनस में अगर बड़ा संख्या लेते हैं तो उसका अमाउंट वैल्यू घटता है, उसका मैक्स वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, घटता है। -2 से छोटा -5 होता है और -5 से छोटा -100 होता है, नहीं तो 2, 5 और 100 तो बढ़ रहा है ना, लेकिन सबके पीछे माइनस लगाते थे तो घटना शुरू करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 5 ग्रेटर देन 7 होता है, ऑब्वियसली आप जानते हैं इनइक्वलिटीज में मैथ भी पढ़ाते हैं ना, तो माइनस जैसे ही लगाइएगा तो -5 लेस देन -7 हो जाएगा। ये होगा क्या, ऊपर वाला ही गलत लिखा हुआ था, नीचे वाला सही कैसे होगा भाई, ऊपर वाला ही गलत था क्या, कि -5 ग्रेटर देन आपको 3 ले लेते हैं और इधर भी माइनस लगा दीजिए, इधर भी माइनस लगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, नहीं क्या होता है, -3 ग्रेटर देन 5, तो माइनस लगाने पर उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पर भी आपका जी बढ़ेगा तो ये आपका 1/p होगा, 1/g होगा, और एफ बी जो होगा वो 1/v के बराबर होगा। यानी तीन चीज आपको ऐसे दिया गया है, तीन चीज आपको ऐसे दिया गया, ये तीनों मान ई बढ़ेगा तो ये तीन चीज पर डिपेंड किया, जी पर। तो एक कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स इन क्या है, हाँ, लेकिन और किस पर डिपेंड करेगा, तो ये आपका वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, तो वॉल्यूम फ्लूइड का दिया हुआ है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना निकलता है, आर्किमिडीज बताया था कितना वॉल्यूम निकलेगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या कहता है कि साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी जो सामान को आप डालते हैं, जैसे हमने इस कलम को पानी में डाला तो इसका क्या आकृति है बेटा, ज़्यादा बड़ा साइज का होगा तो ज़्यादा पानी को निकालेगा तो बल उस पर ज़्यादा लगेगा ना, तो साइज आप बढ़ा दीजिएगा तो बायोंड फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज बढ़ाएंगे तो बायोंड फोर्स बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाएगा। तो साइज और वॉल्यूम जो डालते हैं उसमें, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो किस किस चीज़ पर डिपेंड किया, तो बहुत सारे चीज़ पर ये डिपेंड किए। तो पहला तो ये 3 पॉइंट इधर बता दिए, जितना लिक्विड निकला, जितना ज़्यादा लिक्विड वो आपका कंटेनर से निकलेगा उतना ज़्यादा बायोंड फोर्स लगेगा, जितना बड़ा शेप के आकृति वाले वॉल्यूम, आकृति वाले सब्सटेंस को या वस्तु को पानी में डालिएगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम निकालेगा तो उससे भी बढ़ जाएगा। तो आपको पूछा जा रहा था तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इतना पोर्शन नीचे गया है, यानी इतना पोर्शन जितना जगह को छेका है उतना पानी को ले गया, तो इसका साइज अगर इतना से बढ़ा के हम अगर इतना कर दे तो क्या होगा, ज़्यादा आपका क्या होगा, जब ज़्यादा जगह हो जाएगा तो बायोंड फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो साइज पर भी डिपेंड करता है, तो पिंड के किस पर डिपेंड किया, आकार पर भी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बराबर है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना पढ़ा दिए तुम लोग को, जबान पर याद होगा। क्या कहता है, किसी परमाणु की नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, ये बेटा क्या पढ़ा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता
का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? चुंबकीय बल क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको समझेंगे कैसे? तो हम समझने के लिए चुंबकीय फील्ड तो आप लोग जानते होंगे, कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझने का कोशिश करो बेटा, समझ लो। मैं बार बार कहता हूं, किताब पढ़ोगे इधर उधर पढ़ोगे भटकते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप ऐसा कीजिए बेटा, एक मैग्नेट को ले लीजिए। मैं कई एक तरीका से आपके दिमाग में ठांस सकता हूं, क्योंकि फिजिक्स है बेटा, बहुत आसान सा चीज़ होता है, बहुत आसान चीज़ होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आस पड़ोस से मिल जाएंगे। केमिस्ट्री टिपिकल होता है, जब उसको दिमाग में ठांस देते हैं। मैथ में इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है, उसको दिमाग में डाल देते हैं, तो ये कौन चीज़ है? तो बउआ है। देखिएगा, आप क्या कीजिएगा कि नॉर्थ और साउथ पोल एक मैग्नेट ले लीजिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते होंगे कि ये नॉर्थ से क्या होता है कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बना के निकलता है, और साउथ में 90 डिग्री का कोण बना के डूब जाता है, और ये एक दूसरे से टकराता नहीं है। काहे कि डाल्टन ने बताया था, बहुत बेवकूफ़ था, बहुत कुछ बता के चला गया, माथा चाटता था बहुत। तो डाल्टन ने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से जहाँ टकरा जाएगा ना, तो टकराने पर उसका दिशा जहाँ पर जिस पॉइंट पर टकराएगा वहाँ पर उसका दो डायरेक्शन हो जाएगा, एगो इधर भागेगा एगो इधर भागेगा। देख रहा है ना, दो उंगली दिखाई दे रहा है, दो दिशा हो जाएगा। जब दो दिशा हो जाएगा, ये संभव नहीं है कि एक ही चीज़ दो दिशा में नहीं जा सकता है। तू अगर जा रहा है पटना, कोई कहेगा भाई पटना कहाँ, तो मुजफ्फरपुर लखनऊ की तरफ बच्चा जा रहा है, कोई करा ना वो कानपुर वाला बस में बैठा हुआ है, कोई कहेगा कानपुर वाला बस मुजफ्फरपुर जा रहा है, संभव थोड़े है, नहीं है। तो ये संभव नहीं, तो नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो ये गलत, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई क्या देगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ उसको पहले समझिएगा, फिर टॉपिक पर आएंगे। यहाँ से निकलेगा ना 90 डिग्री का कोण बना के, और यहाँ खत्म करेगा, ऐसा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा। तो आप जब देखेंगे इसको, तो देखने के बाद आपको इसका एक पार्टिकुलर क्षेत्र हो जाएगा, यानी ये आपका मैग्नेटिक क्षेत्र हो गया, इसका ये आपका मैग्नेटिक एरिया हो गया, यानी ये मैग्नेट, ये आपका मैग्नेटिक एरिया हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया इसका। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें अगर कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस को आप लाइएगा, तो मेटेलिक सब्सटेंस आपको देखिएगा या धातु उतु का रहता है कहीं, तो वो उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, उसको ये क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, उसको ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अट्रैक्शन जो होगा वो आपको ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ होगा, यानी ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ आकर्षित होगा, और ज़्यादा आकर्षण आपको यहाँ होगा। अब ज़्यादा यहाँ काहे होता है ऊपर और नीचे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, उसकी संख्याएं ज़्यादा होती है, ज़्यादा, हालांकि होगा तो बराबर ही, लेकिन यहाँ पर घना होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी जल्दी 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 ऐसे ऐसे निकला, तो देखता होगा यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो ऐसे चला आएगा, ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, काट तो नहीं सकता, ऐसे ऐसे आएगा। तो आप देखिएगा घना कहाँ है, तो घना आपको दिखाई दे रहा होगा, घना कहाँ, तो नीचे है। तो यहाँ पर ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र की डेंसिटी आपका नॉर्थ और साउथ पोल पर, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव जो होगा वो दोनों पर ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा यहाँ आकर्षित होगा, कम यहाँ आकर्षित होगा। ये तो मैग्नेट का कहानी रह गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक करंट से, तो इस मैग्नेट को हम क्या कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं इस मैग्नेट को वायर बना देता हूं। मैं इस मैग्नेट को मैग्नेट नहीं रहने देता हूं, यहां से यहां तक क्या बना देता हूं, वायर बना देता हूं। अब इस मैग्नेट को हमने क्या बना दिया, तार बना दिया। तो तार बना दिया और तार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाया। चलो नीचे से ऊपर हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा दिए। जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो वही मैग्नेट जैसा बिहेवियर करेगा। और यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को ले लीजिए, एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को ले लीजिए। और इस मैग्नेटिक कंपास नीडल को लेना कैसे है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। कि यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, कि आपको करना है, आप ऐसा करेंगे कि इस नीडल को किसी धागे से बांध देंगे। यह आपका चुंबकीय नीडल है, क्या है, मैग्नेटिक चुंबकीय नीडल है, चुंबकीय सुई है, ठीक है। इसको आप लेना है किससे, तो धागे से बांध के लेना है। आप जोर से पकड़ लेगा तो थोड़े ही घुमा देगा उसको, नहीं, धागे से ऐसे करके लीजिएगा तो कुछ ये डेविएट करेगा। ये क्या करेगा, टिक टाक टिक टाक टिक टाक टिक टाक होगा, और एक पोजीशन पर जाके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन चेंज करता है, ऐसे करके चेंज करता है, क्योंकि इस पर तो धागा से लटका हुआ है, तो ऐसे चेंज करने के बाद एक पोजीशन को ये प्राप्त करके रुक जाता है। दिस इज कॉल्ड चुंबकीय बल। वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होता है
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, और ये काम कैसे करता है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला होता है कि FM जो होता है ना, ये FM जो आपका होता है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको और कुछ सिखाता हूँ। ये आपका चुंबकीय बल है, मैंने बोला था बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। हाँ, ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र में कण रखा गया है ना, वो कण का आवेश है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित कणों पर आवेश या कणों का आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में जो कण उपस्थित है ना उसका जो आवेश है वो क्यों लिया गया। अब बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और वी क्या है तो वेलोसिटी यानी पार्टिकल जो आपका चार्ज पार्टिकल्स, यानी चार्ज पार्टिकल्स कहने के लिए पार्टिकल्स के पास चार्ज है, तो जो चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में घूमते रहता है, तो चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में है, तो चार्ज पार्टिकल्स घूम रहा है, तो पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास चार्ज हुआ तो चार्ज पार्टिकल्स हो गया, तो पार्टिकल पर कितना चार्ज है, ठीक है, एक चीज। और दूसरा पार्टिकल किस गति से घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका लग रहा है वो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है या बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन चीज पर आपको कौन डिपेंड करता है तो चुंबकीय बल डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है तो यहाँ से पता चल रहा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, यानी चार्ज का अमाउंट यानी करेंट को बढ़ा दीजिएगा तब भी आपका चुंबकीय बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र के स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिएगा तब भी आपका चुंबकीय बल बढ़ जाएगा। और तीसरा कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो चार्ज पार्टिकल्स है उसके वेलोसिटी को बढ़ा दीजिएगा तब भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तीनों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन तीनों में से जिसको बढ़ाना है उससे आपका चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बल का कहानी था। अब यहीं से हम एक चीज आपको काट के लाए हैं, किसको काट के लाए हैं, जो आपको समझाना है वही चीज़ हम यहाँ से काट ही दिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं कि चलो भाई इसको समझाना है तो इसको बाहर निकाल लेते। अब यहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है, मैग्नेटिक बल क्षेत्र पूछ रहा था, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फोर्स आइडिया पूछ रहा, तो मैग्नेटिक बल क्षेत्र जो आपका ये है बी का पूछ रहा था। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा तो FB बट्टा Q गुने भी हो जाएगा। अब B बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, F बट्टा Q भी हो गया, ठीक है। अब इसका SI यूनिट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, SI यूनिट। ये कैसे लिखेंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको एम्पियर में यूनिट दिया है, यहाँ पर एम्पियर में है, मीटर में है और न्यूटन में है, तीन चीज़ में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, और ये जो आपका Q है तो आपको पता होगा I बराबर Q/T होता है, फ्रॉम क्या, करेंट का जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो नियम होता है, या करेंट का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी क्या, आवेश का गमन प्रति इकाई समय में जो होता है उसी को करेंट कहा जाता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा तो IT हो जाएगा। चलिए लाख डाल दीजिए, Q बराबर क्या डाल दीजिए, I और T डाल दीजिए, और वेलोसिटी बराबर क्या होगा तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हो जाएगा। टाइम से टाइम आपका कट गया, बचा क्या, F I और S बच गया, FI और S। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है तो न्यूटन, करंट का क्या होता है तो एम्पियर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है तो मीटर। तो क्या आ गया, न्यूटन एम्पियर मीटर हो गया, न्यूटन एम्पियर मीटर हो गया, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर हो गया। और इसी को हम लोग टेस्ला बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। तो ये जो आपका यूनिट आया वो न्यूटन आया, पर एम्पियर आया और पर मीटर आ गया, ठीक है। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर कौन सा ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आ गया। यही आपको पूछ रहा था। और इसका डायमेंशन निकालिएगा तो डायमेंशन भी आपका निकल जाएगा। एफ का क्या होता है तो एफ का डायमेंशन निकालने आता है कि सिखा दे, डायमेंशन निकालने आता है ना, नहीं आता है तो हम कभी अगले लेक्चर में आएंगे तो आपको डायमेंशन लिखाना सिखाएंगे। एक लेक्चर 1 से 2 क्वेश्चन बेटा आज जीवन कभी नहीं भूलेगा। 11 चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशन 10 मिनट पे खत्म कर देंगे पूरा, और सब बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर फोर्स का ML/T-2 हो गया, और करेंट का यहाँ पर लिखिए तो I बराबर क्या होता है QT, या Q बराबर क्या होगा, Q बराबर IT हो गया। तो I लिख दिए, I का क्या एम्पियर, और टाइम का क्या T लिख दिए। और उसके बाद आपको नीचे क्या था S वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डिस्टेंस है बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व
करने के बाद ये टी, तो ये टी से कट जाएगा क्योंकि टी पर 1 था, टी पर -1 था, दोनों जोड़ देंगे कट जाएगा। नीचे बचा ए और यहाँ क्या बचा एल, और ये एल जो है वो ऊपर वाला एल से कट जाएगा, तो बचेगा क्या एम ए माइनस और टी -2, एम ए माइनस और टी -2 हो गया, बात खत्म। तो इसका डायमेंशन भी लिख लिए। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, नो डाउट कि आपका क्वेश्चन खराब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि चलती हुई बस में खड़ा यात्री बस के एकाएक रुकने पर किसी ओर गिरता है, किस ओर गिरेगा? सीधी सी बात है, बस चल रहा है, मारेगा ब्रेक तो आगे की ओर जाएंगे, फिर छोड़ेगा तो पीछे की ओर आएंगे, फिर छोड़ेगा आगे की ओर जाएंगे, टिक 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 घूमेंगे। तो आपका पोजीशन जो मेंटेन करता है बेटा, पोजीशन जो मेंटेन करता है वो इनर्शिया का नियम होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का नियम होता है कि बॉडी जिस अवस्था में रहता है, कोई भी वस्तु कोई भी पिंड जिस अवस्था में रहता है वो अपने अवस्था को कायम रखना चाहता है, ठीक है। और दूसरा कि आप अगर गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। और फिर जब ब्रेक लगेगा आगे की ओर गया, फिर हम पीछे क्यों आए, तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम काम कर जाता है। तो याद रखिएगा कि जब गाड़ी का ब्रेक लगेगा तो हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर ब्रेक जैसे ही छोड़ेगा, जैसे या गाड़ी को जब ब्रेक लगाए रोका जाता है तब आगे की ओर जाते हैं, लेकिन गाड़ी को जब उखाड़ा जाता है, एक्सीलेटर देख के एक बार 0 है, एक बार मारेगा एक्सीलेटर छोड़ेगा उस पीछे झुक जाएगा, ठीक है। तो कहाँ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर बेटा आगे की ओर जाएंगे। मैंने स्टीयरिंग का भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन सब दिए हैं। अब कहता है कि किसी तांबे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तांबे के तार का प्रतिरोध आपको 10 ओम दिया हुआ है, किसी तांबे का तार का प्रतिरोध आपका 10 ओम दिया हुआ है, यानी रेसिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, तो 10 ओम बेटा दिया गया है। R1 मान लेते हैं 10 ओम दिया गया है। कहता है एक दूसरे तांबे के तार जिसकी लंबाई आपको, तो ये R1 है, तो इस तार का लंबाई हम मान लेते हैं क्या L1, ठीक है। इसका लंबाई हम मान लेते हैं L1, पहला वाला का ध्यान से देखिएगा। और इसका जो मोटाई मान लेते हैं, उसका रेडियस R1 मान लेते हैं कि ये इसका त्रिज्या है, मोटाई यानी मोटाई जो होगा सर्कुलर, ये आपका त्रिज्या है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये R1 का कहानी मान लिया। अब कहता है एक दूसरे तांबे के तार जिसकी लंबाई एवं त्रिज्याएं दोनों पहले तार की दुगुना कर दिया गया है। तो मान लो कि जो निकालना है वो आपको R2 है और R2 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या सब जा रहा है उसका कहानी पहले इसमें मेंशन कीजिए कि R2 पर क्वेश्चन मार्क है, L2 जो है वो आपको लंबाई इसका क्या कर दिया गया है, तार का बढ़ा दिया गया है, पहला वाला के दुगुना कर दिया है, तो 2L1 के बराबर है। और इसका त्रिज्या भी क्या कर दिया गया है, लंबाई एवं त्रिज्या दोनों पहले तार की दुगुना कर दिया गया है। और R2 जो इसका है उसको भी पहला वाला के क्या कर दिया गया है, दुगुना कर दिया गया है। तो आपसे R2 पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, R2 बटा R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो R2, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R बराबर ρL/A होता है। रो को रेसिस्टिविटी कहा जाता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है शायद आप जानते होंगे, प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी को प्रतिरोधकता बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। जैसे आप शादी विवाह में जाएंगे तो गेस्ट तो बहुत होंगे, उसमें कोई स्पेशल होता है, ठीक है। सबके लिए कोई लड़का कोई लड़की के पीछे रहेगा, ऐसे 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 उसी के पीछे दीवाना रहेगा। कोई बूढ़वा रहेगा, नया नया समधी रहेगा उसका, तो उस समधी को खिलाने पिलाने के पीछे व्यस्त रहता है, नहीं। कोई समधिनी रहता है नया नया कर कुटुंब, तो उसके पीछे लगल रहता है, नहीं। तो साली होती है वो जीजा के पीछे दीवाना होती है। तो ये सब स्पेशल गेस्ट होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कई एक तरीका से होता है। एक चीज याद रखो, बाराती में अगर मारो खाता है ना, तो लड़का या लड़की के तरफ से दुइये गो आदमी मार खाता है। या तो लड़का का बहनोई मार खाएगा, यानी उसके जीजा, न तो उसका भाई, फिक्स है। न तो लड़की में भी यही दुगो, क्योंकि ज्यादा लबर यही सब करता है। तो तुम लोग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले समय में तुम लोग को भी ये उपाधि दी जाएगी, ठीक है। तो बच के रहेगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये हो गया। तो स्पेशल रेसिस्टेंस, जो स्पेशल गेस्ट होते हैं ना, वैसे ही जो स्पेशल रेसिस्टेंस होते हैं उसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है, ठीक है। तो आपका R बराबर ρL/A, दोनों तांबा का तार है तो वो तो फिक्स होगा उसका। तो R का फॉर्मूला ये हो गया। तो R2 बराबर क्या, ρL2 बटा नीचे क्या हो जाएगा,
आइडिया, तो आइडिया जो आपका होता है सर्कुलर होता है तो इसको पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो पाई तो बेटा कॉमन है, कांस्टेंट है, छोड़ देते हैं, R1 के से ही काम चला लेते हैं। यहाँ पर था R2 का स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा रो L1 अब बटा R1 का स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या कीजिए, तो रो से रो को उड़ा दीजिए। L2 आपका क्या दिया हुआ है, तो L2 आपका 2L1 है, तो डालिए यहाँ पर L2 के जगह पर 2L1 डाल दीजिए। R2 को आप नीचे लाइए और R2 के जगह पर क्या डालिए आप 2R1 डाल दीजिए, 2R1 का होल स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, और ये R1 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो R1 का स्क्वायर ऊपर ले जाइए। और L2 आपका नीचे है जिसको आपको L1 आपका क्या था, L1 नीचे था ना 2, हाँ ये आपका L1 है तो L1 नीचे रहने दीजिए। L1 से L1 कट गया, ये R स्क्वायर उड़ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 2 बचा, नीचे में क्या हो गया 4, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ से क्या पता चला कि R2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो R1 बटा 2 के बराबर होगा, R1 बटा 2 के बराबर होगा। तो R1 बटा 2 के बराबर, तो R1 कितना दिया हुआ है 10, तो 10 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, 10 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। है ऑप्शन 20 है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है। लंबाई बढ़ा देंगे भाई तो गलत बात है, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो 2 गुना बढ़ा है तो ये तो 4 गुना घटा दिया है, तो घट न जाएगा, नहीं है। ऑप्शन ई कर दीजिएगा, ई करके ऑप्शन लिख दीजिएगा 5 ओम। कौन सा ऑप्शन होगा, ई इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि अगर किसी तरंग का आवर्त काल, आपको ये दिया आवर्त काल बेटा टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर लगाने में, किसी भी वेव को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त काल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो आवर्त काल बोलते हैं। तो ये जो आवर्त काल आपका दिया गया है, यानी टाइम पीरियड जो आपका दिया गया है, वो टाइम पीरियड कितना दिया गया है, तो उसका टाइम पीरियड जो आपका दिया गया है वो आपको कितना है, तो उसका टाइम पीरियड दिया गया है आपको कितना, 0.002 सेकेंड दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को n से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1/t के बराबर होता है। तो 1/t यानी क्या 0.002 यानी 1000 बटा 2 कट के कितना आ जाएगा 5000। यूनिट क्या होता है हर्ज, तो 500 हर्ज। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये भी आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नो डाउट कि खराब क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि विद्युत बल्ब के विद्युत धारा ले जाने वाली तारें, ठीक है, ठंडी रहती है, जबकि उसी विद्युत धारा से विद्युत बल्ब का तुंत यानी फिलामेंट गर्म हो जाता है, इसका क्या कारण है। सीधा सा बात है बेटा, जिस तार से, यानी ये तार है, इस तार से कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने क्या किया, टिक 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 टिक, हाँ चलिए आ गया। यहाँ से ऐसे लाएं और ऐसे ला के क्या किए, यहाँ पर हमने बल्ब को लगा दिया और ऐसे करके ये बल्ब यहाँ पर है और यहाँ से ये बल्ब जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, और इसमें हमने क्या किया, ये फिलामेंट लगा दिया। क्या लगा दिया, फिलामेंट लगा दिया। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो तार है, बहुत अच्छी बात। और ये आपको क्या है, तो बैटरी है। ये क्या है आपको, बैटरी है। बैटरी का छोटा वाला निगेटिव है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन कह रहा है बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ से करंट सप्लाई किया गया, कहाँ से, इस बैटरी से करंट सप्लाई किया गया। ये करंट क्या हुआ कि इस तार से होते हुए बल्ब के पास आया, तो ये तार जो आपका था, ये तार ठंडा रह गया। ठीक है, ये गर्म नहीं हुआ, ये तार आपको गर्म नहीं हुआ। और ये जो फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है तंतु, ये तंतु क्या हो गया, गर्म हो गया। बेटा ये तंतु गर्म नहीं होता ना, यह तंतु तो पहले वाला बल्ब में जो फिलामेंट आता था,
पहले वाला बल्ब में जो फिलामेंट आता था, टंगस्टन का वायर लगा होता था, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा था, जल्दी नहीं फ्यूज करता था। तो वो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये करंट आएगा, रेसिस्टेंस उसको रोकेगा। तो रे भाई करंट आएगा, रेसिस्टेंस उसको हम इधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कोई आदमी हमको जाने नहीं देगा तो घस्सा लेंगे, लड़ाई होगा दोनों के बीच में, महाभारत होगा वहाँ, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना ही है। तो जब उससे वो टकराएगा और घर्षण होगा, तो घर्षण होगा तो हीट उत्पन्न होगा, और जब वही हीट उत्पन्न होता है एकाएक तो बल्ब भी जलता है। अभी नहीं होता तो बल्ब जलवे नहीं करता। तो इसका रेसिस्टेंस, इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, यानी रेसिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लो कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो ये तो मेरे काम का है, काहे कि रेसिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा हो गया तो घर्षण ज़्यादा हुआ तो ये बल्ब जल गया। इसी का रेसिस्टेंस हम बढ़ा दे, तारे का रेसिस्टेंस बहुत बढ़ा दे तो ये तार जलेगा क्या? ये तार तो बरक जाएगा, रेसिस्टेंस होगा तो गर्म होकर बरक जाएगा, तो मेरे लिए नुकसानदेह हो जाएगा ना। ये तो बल्ब की तरह जलने का काम नहीं ना करेगा। अगर करता तो ये तार को यहाँ घुसा देते, इसी का फिलामेंट बना देते। तो इसका रेसिस्टेंस कम होता है, ये कंडक्टर लेते हैं, करंट हमारा बर्बाद ना हो इसीलिए हम रेसिस्टेंस कम वाले तार का इस्तेमाल करते हैं। तो रेसिस्टेंस कम वाले, देखो बेटा बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे मान लो कि कॉपर का तार जो होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, आपको पता होना। एल्युमिनियम के तार का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, फिर भी आप देखिएगा सरकारी या पोल उल पर तो एल्युमिनियम का तार दौड़ाता है। क्यों दौड़ाता है जानते हो? एल्युमिनियम के तार में एक खासियत होती है। एक खासियत क्या होता है कि वो वोल्टेज को मेंटेन करके देता है, वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होने देता है, वोल्टेज को मेंटेन रखता है, वो उसकी खासियत होती है। ठीक है, और बहुत सारे डिमेरिट है, लेकिन डिमेरिट में एक बहुत बड़ा मेरिट है उसके अंदर, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेसिस्टेंस कम है। तो रेसिस्टेंस कम होगा तो घर्षण कम होगा, घर्षण कम होंगे तो हीट कम होंगे। 9 के बराबर रेसिस्टेंस होगा तो 9 के बराबर हीट होगा तो ये ठंडा रह जाएगा। इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, अवरोध ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा घर्षण होगा, बहुत ज़्यादा घर्षण होगा तो बहुत ज़्यादा हीट होगा, और बहुत ज़्यादा हीट होगा तो ये फक से जल जाएगा। फक से क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जैसे ही सटा देगा बस फक से ये जल जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि तंतु के सिरों पर अपक्षेपण वोल्टेज तंतु में अपेक्षाकृत विद्युत बल देता है। कौन सा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तंतु का क्या दिया हुआ है कि तंतु का प्रतिरोध अवक्षेपण अधिक होता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज हमेशा जोड़ा जाता है। तो वो लाल वाला 2 वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, एक ठंडा होता है। ठीक है, एगो से ठंडा जाता है, वो से गर्म जाता है। तो गर्म वाला जो होगा ना, जिसको लाइव वायर बोलते हैं, उससे जोड़ा जाता है फ्यूज को, ठंडा वाला से नहीं जोड़ा जाता है। किससे जोड़ेंगे? तो जिसको जीवित तार बोलते हैं, लाइव वायर। ठीक है, उससे जोड़ा जाता है फ्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, जो कैमरा जिससे आपको हम पढ़ा रहे हैं, सामने बेटा कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ सामने हम पढ़ा रहे हैं वो भी इतना प्लस का है, इतना लैक में इतना प्लस, लगभग 3.5 प्लस का है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्वालिटी भी आप देख पा रहे होंगे क्या है नहीं है। एक एक कण धूल मिट्टी कण कुछ भी है दिखाई दे रहा है, ये सब रेखा होगा, सब दिखा रहा होगा। ठीक है, तो कहता है कि कैमरा द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो बेटा जैसे हमारा आंख काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही कैमरा भी काम करता है, बिल्कुल वैसी सिद्धांत पर काम करता है। हमारे आंख जैसे काम करता है, आंख ही जस्ट लाइक ए कैमरा। ठीक है, तो कैमरा जस्ट वर्क्स ऑन द फेनोमेना ऑफ आंख। ठीक है, बिल्कुल आंख के सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा रेटिना भी वास्तविक इमेज को बनाता है। सांप है तो सांपे दिखाई देगा, छुछुन्ना नहीं दिखाई देगा। स्क्रीन पर बनाता है, तो जो इमेज स्क्रीन पर बनते हैं, कहाँ बनते हैं? जैसे आप शाहरुख खान का सिनेमा देखते हैं, शाहरुख खान नहीं, मान लो अमिताभ बच्चन का सिनेमा देखते हैं, या शाहरुख खान का देखते हैं, या सलमान खान का देखते हैं, तो जो स्क्रीन पर बनता है ना, वो आपको रियल इमेज होता है। कैसा इमेज होता है? तो जो इमेज आपका स्क्रीन पर बनेगा वो वास्तविक होगा, और जो स्क्रीन पर नहीं बनेगा, स्क्रीन पर जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो ये वास्तविक इमेज है। ठीक है, स्क्रीन पर नहीं बनेगा वो इमेज आपका काल्पनिक होगा। वो क्या होगा? आपका वर्चुअल इमेज होगा। वो क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। तो ये आपके काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, और जो स्क्रीन पर बनेगा वो आपको वास्तविक हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा? तो वास्तविक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो वास्तविक हो जाएगा। नो डाउट समझ में आ गया होगा, वास्तविक काल्पनिक। और ये आपका बनता कैसे? तो हम आईना के सामने होते हैं तो लेटरली इन्वर्टेड बनता है, तो यहाँ पर भी उल्टा बनेगा। तो जैसे कोई भी चीज़ आपको देखता तो आँख भी उल्टा इमेज बनाता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व से किसको देता है? ब्रेन को। अब ब्रेन उसको रिजॉल्व करके सीधा करता है, और जैसे ही देखता है तो कहता है ओह सामने सांप है, पैर को आदेश देता है हो जाओ 9 2
11 या 9 दू 13 भी संभावना है तो बना दो, फेल कर दो इसको 9 दू 11 मुहावरा को। 9 दू 100 हो सकता है तो 9 दू 100 हुआ, एक के बाद एक लात मारो, दूसरे लात में सीधा मोहल्ला को या नदी पोखर तालाब जहां पर है तुम सीधे छड़प के गाछी उची पार कर जाओ तो तुम मौत से बच नहीं सकता, क्योंकि सामने क्या है, सांप है, बाघ है, चीता है, उल्लू है, ऐसे देखते हैं तब। तो कैसा बनता है, तो इससे जो इमेज बनेगा बेटा वो वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आप भी जो हमारा इमेज देख पा रहे हैं मोबाइल या टीवी कहीं भी आप देखते होंगे प्रोजेक्टर जिस चीज़ पर, तो वो आपको वास्तविक इमेज होता है और उल्टा इमेज होता है जो सीधा करके आपको दिखाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है गैलीलियो, नाम सुना होगा, माइक्रोस्कोप और दूरबीन वाला में इसका नाम आता है गैलीलियो का। क्या कहता है कि गैलीलियो की दूरबीन में अभिदृश्यक की फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर है, और क्या कहता है नेत्रिका की फोकस दूरी आपको इतना दिया हुआ है, यानी फोकस दूरी जो बेटा आपका गैलीलियो का दिया हुआ है उसका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी जो आपका आई लेंस का दिया हुआ है आँख वाला का उसका 2 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन जो होगा सो होगा, एम क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, एम क्या होता है FO/F ही होता है। वो सब क्वेश्चन था 10/2, यानी ऐसा क्वेश्चन फिर भी आता है क्या, तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 है ऑप्शन, बिल्कुल है, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ बटा आँख वाला का कितना दूरी पर है, तो हम देखते हैं तो दोनों चीज़ होता है, एक आँख का अपना है और दूसरा गैलीलियो वाला से देख रहे हैं। ठीक है, वो दोनों को जोड़ेंगे तब कितना मैग्नीफाइड, तो दोनों मिलकर ना बड़ा करके दिखाता है, वही कहानी था। क्या कहता है कि 2 पतले लेंसों की क्षमताएं क्रमशः 5D और 2D है। ठीक है, तो दोनों लेंसों का एक ही अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों लेंस रखने का। ठीक है, तो तुल्यांक क्या कहता रखा गया है, तुल्य चित्री लेंस की क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगा, तो पहला वाला का निकाल लो भाई, फोकल लेंस निकाल लो, F1 निकाल लो, यानी पहला वाला का फोकल लेंस क्या होगा, तो P बराबर बेटा क्या होता है आप जानते हैं, P बराबर 1/F होता है, ये मीटर में, और सेंटीमीटर में क्या होगा, P बराबर 100/F होगा, तो F बराबर हम 100/P सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 100 पहला वाला का कितना है, पहला वाला का 5 डायप्टर है तो 5, तो कितना आ गया, तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पहला वाला का आ गया। ऐसे ही आप F2 निकाल लीजिए, तो 100/P2, तो P2 कितना दिया हुआ है 2, तो कट के कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जब इसका वैल्यू आप देखिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, कितना आ गया 50, तो ये आपका कितना हो गया, तो 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, F1 पता चल गया, F2 पता चल गया। अब हमको दोनों का तुल्यांकी निकालना है, तो एक फार्मूला होता है बेटा, F बराबर या तुल्यांकी F बराबर क्या हो जाएगा, F1 गुने F2 बटा F1 गुने F2 बटा F1 प्लस F2 माइनस D, जहाँ जितना दूरी पर उसको रखा गया है। डी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सट जाएगा, एक दूसरे के चिपक जाएगा, तो डायरेक्ट हम 1/F1 प्लस 1/F2 कर देंगे, डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा जो आपको लाना था। 1/F बराबर क्या, 1/F1 1 प्लस F2 आ जाएगा सीधा, तो डी को केवल घटा दिए। अब इसको जब लिखिएगा तो F1 कितना दिया हुआ, तो F1 हमने निकाला है 20, तो डाल दीजिए 20, F2 कितना आया है 50, तो डाल दीजिए 50, और उसके बाद F1 कितना है 20, F2 कितना है 50, और D कितना है क्वेश्चन में मार्क किए हैं 20 सेंटीमीटर 20, तो ये 20 से 20 तो कटिए गया, ये 50 से 50 कट गया, बचा कितना, तो 20 सेंटीमीटर, कितना बचा 20 सेंटीमीटर। तो जो आपका तुल्य चित्रित लेंस होगा उसका जो फोकल लेंस होगा वो कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर। ये भी आपको बहुत अच्छे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे, लाइट का क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इंद्रधनुष किसके चलते बनता है, इंद्रधनुष किसके चलते बनता है, यानी इंद्रधनुष जो बनता है, एक तो बेटा इंद्रधनुष बनता कब है वो आप जान लो, तो इंद्रधनुष बनता है किसके चलते, हम उसको कहानी समझा देते हैं। उसके बाद इसमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को समझा देंगे, हो सकता है किसी से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो तो हम भी नहीं जान रहे, आप भी नहीं जान रहे, क्या आने वाला है क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते, लेकिन अपने आप को इस कदर ऐसे प्रिपेयर कर देंगे ना
कि पूछने वाला को भी शर्माना पड़े कि हम क्या पूछे भाई, क्या पूछे, क्योंकि एग्जामिनेशन सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए होता है। तो इंद्रधनुष बनता कब है? तो जब बेटा बरसात हो जाता है ना, वर्षा जब हो जाता है और वर्षा होने के बाद झींसी पड़ते रहता है, या हमारे वायुमंडल में बहुत सारे ह्यूमिड एयर पाए जाते हैं, यानी हवा में जब पानी की मात्राएं बढ़ जाती है और उस समय जब सूर्य निकलेगा ना, तो उस समय आप देखिएगा तो इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होगा। तो इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो सूर्य का किरण जो होता है जब वही वर्षा के पानी से गुजरता है, तो सूर्य का किरण जब वर्षा के पानी से गुजरेगा ना, तो वो अलग अलग वेवलेंथ, क्योंकि सूर्य का जो कलर होता है उसमें 7 गो रंग पाया जाता है, सूर्य का जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, उसमें 7 गो रंग पाया जाता है। यानी कौन सा? विग्योर। 7 गो रंग कौन पाया जाता है? VIBGYOR, विग्योर। यानी कौन सा? तो वायलेट पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, वायलेट बैगनी कलर पाया जाता है, इंडिगो पाया जाता है, आकाशीय कलर जिसको बोलते हैं, ब्लू नीला कलर पाया जाता है, ग्रीन हरा कलर पाया जाता है, ठीक है, येलो कलर पाया जाता है यानी पीला रंग पाया जाता है। इतना ही नहीं, ऑरेंज नारंगी रंग पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या? तो रेड कलर पाया जाता है, लाल रंग पाया जाता है। तो ये जब जाएगा तो जैसे ही पानी से गुजरेगा तो ये सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो वो सब अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर में टूट जाता है, 7 पार्ट में, और वही 7 आपको दिखाई देता है किस रूप में? इंद्रधनुष के रूप में। तो वो जिस प्रोसेस से होता है उसको हम लोग प्रिज्म का प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें लाइट वेवलेंथ के हिसाब से टूटकर अलग अलग कलर में चेंज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकीर्णन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रकीर्णन में क्या होता है? जब लाइट रे को एक जगह से दूसरे जगह कहीं हम पास करवाते हैं, प्रकीर्णन में जब लाइट रे को एक जगह से दूसरे जगह हम पास करवाते हैं, तो पास करवाने के बाद लाइट रे क्या करता है कि लाइट रे अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। डायरेक्शन क्या होगा? उसका चेंज कर जाएगा, तो वो आपको स्कैटरिंग कहलाता है। कोई पार्टिकल्स आया और वेवलेंथ के हिसाब से जब छोटे पार्टिकल्स होंगे, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से तुम्हारा आकाश ब्लू दिखाई देता है। का है कि आकाश का जब ऊपर से वैसे होता कैसा है? तो ब्लैक कलर का होता है। तो ऊपर से जब लाइट रे आता है और हमारे पृथ्वी पर ये बहुत सारे हिस्सा में पानी है, तो पानी के कण से वो छोटे छोटे से रिफ्लेक्ट होके जाए, छोटे छोटे कण से अगर कोई भी चीज टकराएगा तो वो स्मॉल वेवलेंथ में चेंज करेगा, और स्मॉल वेवलेंथ का लाइट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो हमारे आंख के अंदर जो उसका लाइट रे आता है, स्कैटर्ड लाइट जो हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है, वो ब्लू कलर का करता है, इसलिए ब्लू दिखाई देता है। तो वो पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि बड़ा पार्टिकल जैसे उगता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, क्योंकि जिस समय सूरज उगता है होरिजन को छोड़ता है, उसके बीच में बहुत बड़े बड़े चट्टान पहाड़ ये सब आते हैं, जिससे वो टकराते हुए स्कैटर्ड होते हुए हम तक पहुँचता है। ठीक है, स्कैटर्ड होते हुए हम तक पहुँचता है। तो वो बड़ा पार्टिकल्स से अगर कोई लाइट टकराएगा तो उसके जो लाइट स्कैटर्ड होगा, उससे जो प्रकीर्णित होगा लाइट, वहाँ से जो निकलेगा स्कैटर्ड होकर लाइट टूटकर, वो आपको लॉन्गर वेवलेंथ वाले होंगे, जिसका कलर रेड होता है। तब वहाँ वो रेड कलर का लाइट हमारे आँख में जाएगा, तो उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो वो आपका किसके कारण होता है? तो उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज, लाल जो आपका दिखाई दिया, तो वो पार्टिकल, तो यहाँ पर स्कैटरिंग का प्रयोग होता है। डायफ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भी पार्टिकल्स को, जब किसी लाइट रे को गुजारते हैं किसी सतह से या सरफेस से, तो उसके किनारे से जब पास करेगा ना, तो वहाँ से वो डेविएट कर जाएगा, उसका डायरेक्शन डेविएट कर जाता है, उसको डायफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो जब पार्टिकल्स को एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं ना, तो उसका गति भी चेंज कर जाता है और दिशा भी चेंज कर जाता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक कौन होता है? पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक जो होगा, पी अर्धचालक क्या होता है वो आपको समझाते हैं। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, जो प्रकाश को आधा आधा फ्लो करेगा, आधा नहीं फ्लो करेगा,
उसी को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या कहता है, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन, जर्मेनियम या इसी ग्रुप का कोई भी मेटल जिसको मिला दिया जाता है बोरॉन से, इंडियम से, एल्युमिनियम से, जो इम्प्योरिटीज के रूप में पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है। और इसमें ज़्यादा संख्या में आपको होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता है, होल्स का संख्या ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिया हूँ, सिलिकॉन आपके लिए है, तो आपको सिलिकॉन को ऐसे करके मिला दीजिए जैसे मैं आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिलने का कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, सब जगह मिल रहा है। लेकिन यहाँ वाला सिलिकॉन ये आपको खाली स्थान हो गया, ये बोरॉन से मिला, क्योंकि यहाँ किसको डाल दिए, बोरॉन को, तो बोरॉन की वैलेंसी 3 होता है, तो सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, तो 3 वैलेंसी वाला को डालिएगा ना, तो एक एक गो स्थान खाली रह जाएगा, ये आपको वैकेंट हो गया, ये आपके खाली स्थान हो गया। इसकी वैलेंसी 3 है, तो पहले 4 गो इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पर 3 गो इलेक्ट्रॉन है, एगो क्या बढ़ गया, वॉइड बढ़ गया, ये खाली स्थान बढ़ गया। तो खाली स्थान बढ़ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके जगह पर कौन इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, कोई कैरी करेगा, क्योंकि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है ही नहीं है। तो जब आप हाइयर ग्रुप के मेटल को लोअर ग्रुप के मेटल के साथ डोपिंग करवा देते हैं, डोपिंग करवा देते हैं तो खाली स्थान बनता है, तो ये आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहीं पर सिलिकॉन के जगह पर, सिलिकॉन आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है, ग्रुप 14 का एलिमेंट यानी 4A ग्रुप का एलिमेंट बेटा सिलिकॉन होता है। इसको ग्रुप 3A, ग्रुप 3A वाला एलिमेंट से इसको करवा दीजिएगा ना बोरॉन से, तो ये दोनों पी टाइप को देगा। यहीं पर अगर ग्रुप 5A के एलिमेंट से आप करवा दीजिएगा, जैसे फॉस्फोरस से इसका करवा दो, तो ये आपका एन टाइप का हो जाएगा, एन टाइप का। तो वहाँ पर जैसे ही फॉस्फोरस से आप करवा दीजिएगा, तो फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जगह कितना था, 4 गो का जगह था, कितना गया, 5 गो, तो एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा तो वो निगेटिव सेमीकंडक्टर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया तो प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, तो ठीक है, तो इसको पॉजिटिव कंडक्टर, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो कह रहा है कि पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक कौन है, तो यही जो आपका फ्री दिखाई दे रहा है ना छिद्र, जो खाली स्थान है, बाद बाकी तो सब एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो यही आपका खाली स्थान जो होता है, खाली वाला, यही खाली करने के लिए तो इसको लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कहता है किसी मनुष्य के शरीर का ताप 97 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। बेटा मनुष्य के शरीर का तापमान टेम्परेचर दिया हुआ है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है उसको केल्विन में चेंज करना है, तो पहले सेल्सियस में चेंज करो। क्या करो, F-32/180 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/100। पहले क्या कीजिए, आप सेल्सियस में चेंज कीजिए, इस फार्मूला का यूटिलाइजेशन कीजिए और फटाफट किस में चेंज कर लीजिए, सेल्सियस में। तो कैसे कीजिएगा, तो F-32 था, क्या कीजिएगा, F-32, ठीक है। अब इसको चेंज कीजिए, तो यहाँ से आप लिखिएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, 100, ऊपर जाएगा F-32 बट्टा 180 हो जाएगा। अब 1 शून्य काट दो, 2 पंचे 10, 2 नमा 18 हो गया। ठीक है, तो 5/9, F बराबर कितना दिया हुआ है, तो 97, तो 97 में से क्या कीजिए, 32 को घटाइए, तो 5/9 घटाइएगा तो क्या होगा, ये आपका 5 आ जाएगा, और 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा। 9 से काटो, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, ये आपको 9 से नहीं कटेगा, 65 आ गया ना। क्या 97 में 32 को घटा दिए तो क्या 5 आ गया, और इधर 9 में से 1 गया तो 6 आ गया, इतना आ गया। तो इसको आप काटिएगा तो 9 से काटेंगे तो कटेगा, शायद नहीं कटेगा, 5 9 है, किससे कटेगा, काट कूट के देखो क्या आता है फटाफट। और उसके बाद इसमें 273 को जोड़ दो, बात खत्म। 273 को जोड़ा, कहानी खत्म, आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, तुरंत इसको काट कूट कीजिए। गुना करो, नहीं करता है तो गुना करो, 5 से 5 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, 30 7 2 32 हो गया, बटा 9 हो गया। काटो इसको भाई, 9 से काटेगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 5 32, 9 6 1 54, 36.1 आ गया। तो इतना सेल्सियस आ गया। अब आपको केल्विन है, तो केल्विन बराबर क्या होगा, 273
आप प्लस 36.1 इतना हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 0.1 होगा, 6 3 9 हो गया, 7 3 10 हो गया और 2 1 3 हो गया, 309.1 इतना केल्विन हो गया। इतना केल्विन आपको टेम्परेचर हो गया। कितना आ गया टेम्परेचर? इतना क्या हो गया? तो केल्विन में आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो इतना केल्विन आपको तापमान हो गया। तो 309.1 केल्विन आपका क्या हो गया? तापमान हो गया। इस प्रकार आपको बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा जो लेक्चर था वो लेक्चर आपका लास्ट किया। आप इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड में पढ़िएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नो डाउट कि आप नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। हंसते खेलते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।